डायबिटीज फ्लाइटिस के बारे में बात हो रही थी। मैंने आपसे कहा था कि एक माँ जो बच्चे को लेकर आई, सारी बात मैंने आपसे कर ली थी। उस बच्चे को दरअसल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फ्लाइटिस, उसमें अगर कोई ये भूल गया है कि उसको कहेंगे कि यार दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, अपने ही सेल, अपनी बॉडी के एंटीबॉडीज अगर अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज अगर अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो ये चीज बेटा क्या कहलाती है? कहलाती है आपके पास ऑटो इम्यूनिटी। उसने क्या किया? दरअसल अपने ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दी। व्हाइट ब्लड सेल्स ने जो एंटीबॉडीज बनाई, उन्होंने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दी। जब बीटा सेल्स बेटा डिस्ट्रॉय हो गए तो अब वो क्या करेंगे? वो इंसुलिन बनाना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएंगे। तकरीबन 3 साल की उम्र से उस बच्चे में एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई और फाइनली क्या हुआ? 6-7 साल की उम्र में बीटा सेल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो ये बीमारी क्या कहलाती है? कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं कि या तो इसकी ट्रीटमेंट में आपको दवाई मेडिसिन चाहिए, और फिर अगर कंट्रोल नहीं हुई तो मेडिसिन और इंसुलिन या सिर्फ इंसुलिन जो है वो इस्तेमाल होगी, तो कहीं जाके आप जो है वो इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये आमतौर पे अगर होती है तो किसी एजेड पर्सन में होती है, ये बच्चों में नहीं होती। ठीक है, अच्छा, एजेड पर्सन और खास तौर पे अगर वो ओबीज है उसमें हो। अब देखिए, ओबेसिटी जो है उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको फैट्स बॉडी के अंदर ज्यादा मिलेंगे। तो बॉडी के अंदर जो फैट्स मौजूद हैं, वो फैट्स क्या करते हैं? वो फैट इंसुलिन के रिसेप्टर्स को छुपा लेते हैं। ठीक है, फैट क्या करते हैं? वो आपके पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये आपके पास इंसुलिन का रिसेप्टर है, और ये इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, इसको बॉडी के अंदर जो फैट्स मौजूद हैं उसने छुपा लिया। ठीक है, बॉडी के जो फैट्स हैं उसने छुपा लिया। जब इन फैट्स ने इंसुलिन के रिसेप्टर्स को छुपा लिया है
तो अब क्या होगा, इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन ही नहीं होगा। ये रहे, ये इंसुलिन है, ये अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन ही नहीं होगी। जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन ही नहीं होगा, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन ही नहीं होगा, तो क्या होगा आपके पास, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन नहीं हो सकेगा तो ग्लूकोज बाहर ही पड़ा रहेगा। हालांकि देखिए इंसुलिन है, लेकिन फैट्स ने जहां पे इंसुलिन आके कंबाइन होते उसको छुपा लिया। अच्छा, इंसुलिन की कुछ हाफ लाइफ होती है, अगर इंसुलिन बाहर पड़ा रहे तो फिर वो खत्म हो जाएगा, बॉडी क्या करेगी और इंसुलिन बनाएगी। अब जब फैट से वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास इंसुलिन को अपने रिसेप्टर से जब कॉम्बिनेशन का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर दाखिल ही नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल ही नहीं होगा। तो अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स एक साथ फैट से ऑक्यूपाई हो गए, सोचने वाली बात है। ठीक है, ग्रेजुअली ऐसा हो कि पर्सन ओबीज है, आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन जो है वो अब वो कवर्ड हो रहे हैं, किससे, वो फैट से कवर्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो फैट से कवर्ड होते जा रहे हैं। चलेंगे, so this is because of this is the pathology of non-insulin dependent diabetes mellitus। अब देखें, मैंने आपसे कहा कि बॉडी जब इंसुलिन रिलीज करेगी, जब बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगी, ठीक है, वो अपने उससे कंबाइन नहीं होगा, ग्लूकोज बाहर पड़ा हुआ है, बॉडी और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगी, और इंसुलिन रिलीज करेगी, और इंसुलिन रिलीज करेगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बॉडी जो है वो इंसुलिन रिलीज करना कम कर देगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिलीज करना जो है वो कम कर देगी। ठीक है, बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन को जो रिलीज करना है वो कम कर देगी। अब जब बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिलीज करना कम कर देगी, तो अब उसको शुगर के सिम्टम नजर आएंगे, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया वगैरह। ठीक है, ये काम एक दो दिन में नहीं होता, ये इसमें ईयर्स इन्वॉल्व हैं, कई सालों तक ये होता रहा, फिर कहीं जाके आपके पास बॉडी ने इंसुलिन सिक्रीशन बिल्कुल कम कर दी। अब देखें, जब ये शुगर के मरीज दवाई लेते हैं, तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बीटा सेल्स पे जाके अपना एक्शन दिखाती हैं, और जब बीटा सेल्स पे जाके वो दवाइयां अपना एक्शन दिखाएंगी, वो बीटा सेल्स क्या करेंगे, वो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को रिलीज करेंगे। ठीक है, इंसुलिन को रिलीज करेंगे, तो जो जो रिसेप्टर्स अभी अनऑक्युपाइड हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे, बाकी आपके पास रिसेप्टर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। मरीज को कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, अपना वजन कम करें, खाने में एहतियात करें अगर बॉर्डर लाइन पे होती है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे होती है तो मरीज को मुख्तलिफ हिदायत वगैरह देते हैं कि आपने खाने पीने में जो है वो एहतियात करनी। ठीक है, मरीज को मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर वगैरह का कहते हैं कि आपने जो है वो खाने पीने में एहतियात करनी। ठीक है, चलें,
तो ये चीज क्या कहलाती है? कहलाती है आपके पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। एक शुगर के मरीज को कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि ए से लेके जेड तक, अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक तमाम डिसऑर्डर्स आपको उसके अंदर मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आंख का पर्दा खराब हो सकता है, यानी ये रेटिनल डिटैचमेंट उसे हम कहते हैं, तो आपको उसमें रेटिनल डिटैचमेंट मिल सकती है। सी से कैटरेक्ट, आंख के अंदर आपको मोतिया मिल सकता है। ठीक है, आंख में आपको इनके मोतिया मिल सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट मिल सकती है। इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है? इनका पैर खराब हो जाता है। ठीक है, पैर की जो फिंगर टिप्स होती हैं वो सुन हो जाती हैं, बिल्कुल पैरास्थीसिया का शिकार हो जाती हैं। चोट लगती है तो इनको पता नहीं चलती। इनसे कहते हैं अपना पैर जो है वो चेहरे की तरह साफ रखें। ठीक है, तो पैरास्थीसिया और दूसरी चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपके पास एक, मैंने कहा ए से लेके जेड तक जितने अल्फाबेट हैं सबसे कुछ ना कुछ आप समझ लें कि उनको डिसऑर्डर मिलता है। मेरे में मसला होता है कि जीआईटी की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये दवाई लेते हैं कि जीआईटी की मोटिलिटी सही रहे, और जीआईटी की मोटिलिटी मुतासर होती है। इसके अलावा अगर किसी शुगर के मरीज को काफी अरसा हो जाए, 15-20 साल हो जाए, तो उनको हार्ट अटैक का पता नहीं चलता। ठीक है, उनको हार्ट अटैक का पता नहीं चलता। तो उनको जो है हार्ट अटैक का क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि उनकी जो नर्व्स होती हैं शुगर बढ़ने की वजह से वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेंसरी नर्व्स। तो इसलिए उनको जो है वो हार्ट अटैक का ऐसा जो है वो पता नहीं चलता। ठीक है, और ठीक है, और बेशुमार चीजें आपको और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स मिलेंगे। मैं आपसे हाइटस हर्निया की बात करूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, जो आपको डायबिटिक्स के अंदर जो है वो मिलेंगे। मैं सारी बात डायबिटीज के बारे में करूं और आपको ये बात याद ना रहे कि इंसुलिन का काम क्या है। देखें, इंसुलिन एक्चुअली ग्लूकोज को ब्लड सेल्स में एंटर करवाता है, यानी डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का काम जरूर याद रखिए। ठीक है, दिस एक्चुअली डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपने एक टॉफी खाई, टॉफी खाने से ब्लड में ग्लूकोज आएगा। वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में आएगा, टॉफी खाने से जो ब्लड ग्लूकोज में आएगा, वो ग्लूकोज बीटा सेल्स तक जाएगा और बीटा सेल से उतना इंसुलिन ब्लड में डाल देगा। चलें, कोई सवाल करना है इसमें तो आप पूछ लें। डायबिटीज मेलिटस के बारे में आपको बता दिए। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये था कि इंसुलिन कंबाइन नहीं हो पाता रिसेप्टर से, क्योंकि फेट मतलब अक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर हम उस पेशेंट को हम इंसुलिन प्रोवाइड करें एक्सटर्नली, तो वो इंसुलिन अंदर सेल के कैसे जाएगा रिसेप्टर से, क्योंकि वहाँ पे तो फेट ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, आप ये सोचें कि एक सेल है, उसकी सरफेस पे इंसुलिन के 1-2 रिसेप्टर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, एक रिसेप्टर नहीं है, उसके बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। कुछ पेट से ऑक्यूपाइड है और कुछ ऑक्यूपाइड नहीं है। जो इंसुलिन हम देते हैं उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। बाजार में बहुत सारी टाइप्स की इंसुलिन मौजूद है, उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। जो बॉडी की इंसुलिन आपको पता है उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट अगर वो अपने टारगेट पे जाके ना जुड़े तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो हमारी अपनी इंसुलिन है।
जब हम बाहर से इंसुलिन देते हैं उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, तो बॉडी के वो रिसेप्टर्स जो कि अनऑक्युपाइड है उनसे ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहे हैं। अब वो जो इंसुलिन बाहर पड़ी हुई है वो उन रिसेप्टर से जुड़कर जो है वो ग्लूकोज के अंदर एंट्री को प्रमोट करेगी। जो फैट से ऑक्युपाइड रिसेप्टर्स हैं अभी भी वो इंसुलिन उससे नहीं जाएगा, वो ग्लूकोज उससे अंदर नहीं जाएगा, उस रास्ते से अंदर नहीं जाएगा। लेकिन सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके और भी तो रिसेप्टर्स हैं ना इंसुलिन के, सिर्फ ऑल अराउंड से वो नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलें, कोई और सवाल है किसी के जहन में, पूछ लें। अगर इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करें तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में ये आपके पास बच्चों में होती है और एनआईडीडीएम जो है वो एडल्ट्स में होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जो है, इंसुलिन इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एनआईडीडीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में डाइटरी एडवाइसेस, मेडिसिनल ट्रीटमेंट और इंसुलिन कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट। मेडिसिन यूज कर सकते हैं, डाइटरी एडवाइस कहते हैं कि वॉकिंग करें, ठीक है, वॉकिंग करें कि बॉडी के फैट्स कम हो, और इसके अलावा अगर फिर भी सही ना हो तो इंसुलिन जो है वो उसको देना पड़ेगी। तो ये ट्रीटमेंट का तरीकाकार है। सर ये डायबिटीज मेलिटस खत्म हो सकता है? नहीं। और सर इसमें हीमोफीलिया का मतलब वो भी हो जाता है ना, यानी खून नहीं जमता उसमें? मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं, क्या कहते हैं कि हीमोफीलिया की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई? सर यानी इसमें खून नहीं जमता उस पेशेंट में। हाँ, वो टॉपिक अलग है। हीमोफीलिया में खून नहीं जमता, जी हाँ ऐसे ही है। अगर आप उसके बारे में पूछ रही हैं सिर्फ और सिर्फ हीमोफीलिया के बारे में, तो खून नहीं जमता। ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर एन एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी का मतलब यही है कि चोट लगी तो खून नहीं जम रहा। तो सर ये शुगर के पेशेंट में भी ऐसा ही होता है? क्यों? हीमोफीलिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है डायबिटीज का, क्या ताल्लुक? सर तो मतलब इसमें नहीं हो सकता, शुगर के पेशेंट में ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा, अब आप जिस हवाले से बोल रही हैं मैं आपको वो भी बात कर दूं। आपने किसी के बारे में सुना होगा कि भाई शुगर के मरीज हो, ऑपरेशन नहीं कराना, तुम्हारा खून नहीं जमेगा। तो मेरी बात जरा गौर से सुन लें कि हमारी बॉडी में खून डीलिंग का मैकेनिज्म होता है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट आते हैं और फाइब्रोब्लास्ट एक मैशवर्क बनाते हैं। वो मैशवर्क क्या करते हैं, वो मैशवर्क जो है वो खून को जमने में मदद देते हैं। लेकिन जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई होती है तो फाइब्रोब्लास्ट जब वो मैशवर्क बनाती है तो शुगर बढ़ने की वजह से वो मैशवर्क फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, और उससे उनको ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो मसले मसाइल आ सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग से ज्यादा वूंड हीलिंग का मैकेनिज्म हम कहते हैं कि वूंड हीलिंग में जो है वो उनको प्रॉब्लम आती है कि उनका जख्म देर से भरते हैं। तो हीमोफीलिया का इसका तो बेटा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कभी भी ये जो वर्ड है, आप ये थोड़ी कहेंगे कि उसमें वूंड हीलिंग सही नहीं हो रही तो वो हीमोफिलिक होगा। हीमोफिलिया तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के ना होने की वजह से होता है, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है शुगर से। चलें, एनी अदर? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं या इंटरनल इंजरीज होती हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर वो डायबिटिक है तो वो रिकवर बहुत लेट करेगा? अगेन द सेम आंसर। मैंने आपसे कहा कि वुंड हीलिंग में जगह पे चोट लगती है वहाँ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वहाँ के जमा होते हैं, और फिब्रिनोजेन और दूसरी चीजें मिलकर सब एक उस जगह पे मेशवर्क फॉर्मेशन करते हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई होती है
वो मैशवर फॉर्मेशन सही से नहीं होती। इसीलिए जितने भी शुगर के मरीज हों, जब उन सर्जरी के लिए जाते हैं तो जिन दिनों उनकी सर्जरी होती है तो उनकी शुगर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, तो उनको इंसुलिन पे रखते हैं। और मैं आपको एक बार बताऊं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं शुगर के मरीजों की, ओपन हार्ट सर्जरी होती है और बाईपास होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। बस जिस दौरान सर्जरी हो रही है खास तौर पे शुगर को कंट्रोल रखना जरूरी है इंसुलिन वगैरह देकर। वरना ये कि जो सर्जरी जिस मकसद के लिए की गई है, अगर वूंड खराब हो जाए तो आपके लिए और मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो अगर चोट लगी है किसी को तो शुगर बढ़ना जो है, शुगर बड़ी हुई है तो वो मैशवर फॉर्मेशन होने में प्रॉब्लम करती है, जो कि वुंड हीलिंग का एक अहम तरीन स्टेप। और भी ठीक है? नो सर। शुगर के मरीजों को अपनी, मैं आपको एक जनरल नॉलेज भी दे रहा हूँ कि डायबिटीज बहुत बढ़ गई है। अपनी आंखें रेगुलर हर 6 महीने के बाद चेकअप कराना जरूरी होती हैं, क्योंकि जो आंख का पर्दा है, वो आंख के अंदर जो विट्रस ट्यूमर मौजूद है उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनने की वजह से वो खिंच सकता है। ठीक है, वो खिंच सकता है, तो इससे क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। उनको अपनी आंखों का बड़ा ख्याल करना होता है। और इसके अलावा आपके पास शुगर के जो मरीज हैं उनको हर लिहाज से अपना जो है वो ख्याल रखना। इंसान की जो वॉकिंग है ना, जब इंसान चलता है तो कहते ये हैं कि इंसान के मसल्स पे एंटी डायबिटिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस बढ़ती है। तो वॉकिंग इज वेरी मच गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, वॉकिंग जो है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छी। लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे आसपास कोई सब्जी वाला आता है या कोई कोई भी बाहर ठेले वाला आता है, तो कभी ये ना समझा जाए, क्या कहते हैं कि आप यकीन करें कि ये लोग ज्यादा एक आम बंदे से ज्यादा सेहतमंद होते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ठीक है, मतलब पॉवर्टी की वजह से इनकी ग़िज़ा वगैरह के अंदर कमी होगी, लेकिन इनका चलना फिरना इतना ज्यादा है कि ये तो आप इनको अगर अपनी रिसर्च में शामिल करें तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि डायबिटिक हो या और दूसरी बीमारी को शिकार हो, ब्लड प्रेशर वगैरह, क्योंकि इनकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी होती है। ठीक है, कि वो इन फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियों से वैसे ही दूर होते। चलें, अच्छा, इसमें आपके पास चैप्टर 8 जो है, इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है। मैं पहले चैप्टर को जरा ओवरव्यू करवा लूं। आप में से कोई ओवरव्यू करवा दे जरा, जहरा आप ओवरव्यू करवा दें जरा चैप्टर को। हाँ, हैंड रेज करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है? सर कंटिन्यूअस वेरिएशन। सर मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता, लेकिन एक मैं आपकी बात समझा नहीं। कंटिन्यूअस वेरिएशन और प्लियोट्रॉपी का क्या ताल्लुक है भाई? सर मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ। हाँ, कान पकड़ के बैठ जाओ। सूफिया, आप रिवाइज कराइए जरा। हाँ बेटा, प्लियोट्रॉपी क्या होती है?
Yes, sir. Multiple phenotypic effects caused due to a single gene defect. ठीक है, लिंकेज बेटा डिफाइन करिए। Linkage, the tendency of genes to remain together on a chromosome is called linkage. टेस्ट क्रॉस डिफाइन करिए। Cross fertilization of a phenotypically dominant individual with a recessive one to determine the heterozygosity or homozygosity of the parents. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताइए। Genes are responsible for the development of an individual. At the time of gamete formation, they segregate and pass into gametes in such a way that each gamete has only one gene for a character and is said to be pure. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताइए। When two pairs of contrasting characters are brought together in F1 generation, they first segregate and assorted alleles of each pair are independent of each other. ठीक है, and assorted alleles of each pair are independent of each other. ठीक है, मल्टीपल एलीज डिफाइन करिए। When there are two or more alternate forms of a gene on the same locus in a population, it is known as multiple alleles. अच्छा, मल्टीपल, सब तमाम स्टूडेंट से ये बात कह रहा हूँ कि मल्टीपल एलील के नीचे आपको कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई वगैरह वाली एक लाइन लिखी नजर आएगी, उस पर एक क्रॉस डाल दीजिएगा। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपकी किताब में पिछले किसी एडिशन में 20-25 साल पहले आई होगी। ठीक है, तो आपको उसका कोई ताल्लुक नहीं हो, वैसे ही नोट्स में मौजूद है, तो उसको कट कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि कोडोमिनेंस क्या होती है? It is a phenomena in which neither of the gene is dominant over other and they appear together in the offspring at the same time without masking effect of each other. अच्छा, ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है? एपिस्टेसिस डिफाइन करिए। It is a genetic interaction between two or more gene pairs in which alleles of one gene pair may mask the effect of the other gene pair and expected phenotype may not appear at all. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड phenotype does not appear at all. ठीक है, एपिस्टेसिस बता दिए आपने। सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस बता दीजिए। Any genetic transmission which is correlated with the sex chromosome of the parents. ठीक है, ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स इनहेरिटेंस। ठीक है, हीमोफीलिया बता दीजिए। In this, blood fails to clot after an internal or external injury or it clots slowly. ठीक है, और हाइब्रिड किसे कहते हैं? जी सर, सॉरी, हाइब्रिड किसे कहते हैं? सर मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन आपने बताया था कि ऑफस्प्रिंग जिसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। हाँ, जिसके अंदर कंट्रास्टिंग जीन्स मौजूद हो वो इंडिविजुअल कहलाएगा हाइब्रिड, वो उस कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल टी किसी के अंदर मौजूद है तो हम उसको नाम देंगे टॉल हाइब्रिड। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड ये बात एक। वाइल्ड टाइप क्या होती है? Most commonly occurring phenotype in a population. ठीक है, मोस्ट कॉमनली अकरिंग phenotype among the members of a population called wild type. सर आपने कहा था कि आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ग्राफ शायद आपको बताना था। हाँ, रिस्पॉन्स के बाद बता देंगे, पहले रिस्पॉन्स खत्म होने दें।
ठीक है, और आप मुझे बताएंगी फर्स्ट इनिशियल बता दिया, सेकंड इनिशियल बता दिया, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दें क्या है? Out of two contrasting genes, one will be able to show its effect called dominant and the other will be unable to express itself. ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा बोर्ड पे ग्राफ, ग्राफ भी आप ही बता, आप ही बता मोनोजेनिक का ग्राफ कैसे होगा और पॉलीजेनिक का ग्राफ कैसे होगा? मोनोजेनिक का ग्राफ ये, पॉलीजेनिक का जो ग्राफ है ये पॉलीजेनिक का ग्राफ, इसे कहते हैं बेल शेप ग्राफ। देखें कोई हाइट में टॉल है, ठीक है, दूसरे लोग उससे ज्यादा टॉल है, उससे ज्यादा टॉल है, उससे ज्यादा टॉल है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ है इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये इससे भी ज्यादा टॉल है लेकिन इनकी तादाद निस्बतन इसके मुकाबले में कम। ये जो लोग हैं इससे भी ज्यादा टॉल है लेकिन इनकी तादाद उसमें कम। यानी कि यहाँ पर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 20 से 21 फीट, सॉरी 21 इंच, यहाँ पे आपके पास है 22 से 23 इंच, 24 से 26 इंच, 27 से 29 इंच, 30 से 32 इंच, 33 से 35 इंच, 36 से 38 इंच। और यहां पे आपके पास मौजूद है नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है नंबर ऑफ पर्सन से कितनी तादाद में आपके पास ये ज्यादा है। और यहाँ पर अगर आपसे बात कीजिए फर्स्ट करिए फ्री एयर लोग वाले जो है वो अगर 85 में, तो ये जो 15 लोग हैं ये आपके पास हो गए अटैच्ड ईयर लोब वाले। फ्री ईयर लोब वाले अगर 85 में तो अटैच ईयर लोब वाले हो गए 15, ठीक है। चलें ये ग्राफ बनाने जरा अपने पास सही से बना लें ग्राफ। ये जो ग्राफ है आपके पास ये आप अपने कॉलेज में बनाएंगे, ध्यान में रख लीजिए। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल सबकी एज जो है वो तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम। अब 10 लोगों की हाइट जो है वो आपके पास आई 27 से 29 इंच, फिर उसके बाद 12 लोगों की आई 30 से 31 इंच, 30 से 32 इंच के दरमियान। तो ये दरअसल ग्राफ इस लिहाज से बने। प्रैक्टिकल में आपको ये ग्राफ बनाना होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं बेल शेप ग्राफ। कल के टेस्ट का आपको पता है चैप्टर 8 आएगा, चैप्टर 8 के एमसीक्यूज आएंगे, सही से प्रिपेयर करके आए, ठीक है, सही से प्रिपेयर करके आए। पूरे चैप्टर में से कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पास। थैंक यू सो मच।